नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, कतर से भारत के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है और खबर यह है कि एक तरफ जहां भारत सरकार के डिप्लोमेटिक विन कहा जा रहा है, भारत सरकार ने राजनयिक स्तर पर बहुत अच्छा काम किया है। किस काम के लिए मैं ये बात कर रहा हूं, तो आप जानते हैं कुछ समय पहले क्या हुआ था। कतर ने 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी थी, जासूसी की आरोप लगाते हुए। भारत से संबंधित ये 8 पूर्व नौसैनिक थे। अभी अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि कतर के कोर्ट ने इस सजा में कमी करते हुए इसे आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया है। 8 के 8 पूर्व नौसैनिकों का मामला है। इस विषय वस्तु पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, देखेंगे कि भारत के पास बाकी क्या क्या विकल्प हैं, सजा कम किया गया है तो कितना किया गया है, और साथ ही भारत और कतर का संबंध कैसा रहा है, व्यापारिक रिश्तों पर भी नजर डालेंगे। तो आप बने रहिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही लिहाज से यह मुद्दा जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके जीएस का पेपर 2 आईआर जो है, इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक देखिए, कतर में भारतीयों की मौत की सजा पर रोक, ठीक है, और इसे एक डिप्लोमेटिक विन माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत ने राजनयिक स्तर पर बहुत बेहतर काम किया है। खास करके भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और पिछले ही दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कतर के प्रमुख से मुलाकात हुई थी, तो उसको लेकर के भी चर्चा की जा रही है। कतर कोर्ट ड्रॉप्स डेथ पेनल्टी फॉर 8 इंडियंस। ये 8 इंडियंस जो हैं, ये सभी जो हैं पूर्व नौसैनिक हैं, भारत में रहे थे नौसेना में। हालांकि ये ध्यान रखना है, ये अभी नौसैनिक नहीं थे, ठीक है, ये कतर में ही एक कंपनी में कार्यरत थे। अब इसे प्रमुख बिंदु के तौर पर कुछ बातों को समझ लीजिए। कतर की कोर्ट ऑफ अपील भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को दी गई मौत की सजा को कम करते हुए एक तो मौत की सजा खत्म कर दिया, लेकिन यहां पर समझिए, जो फांसी की सजा इन्हें दी जाने वाली थी, तो फांसी की सजा को खत्म किया है, सजा माफ नहीं किया है। इस बात को ध्यान रखना है। साथ ही सजा तो माफ नहीं किया है, दूसरा, इन पर जो जासूसी का आरोप लगा हुआ था, वह आरोप भी अभी लगा हुआ ही है। यानी कि जासूसी के आरोप से ये बरी नहीं हुए हैं कोर्ट के द्वारा, लेकिन हां, फांसी की सजा इन पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अब इन्हें फांसी नहीं होगा, मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा कतर के द्वारा, लेकिन सजा में कमी करते हुए कारावास की सजा दे दी गई है इनको। और 8 लोग हैं, तो इन 8 लोगों को 3 से 25 साल तक की कारावास की सजा हो सकती है। यानी कि किन्हीं को हो सकता है 3 साल की सजा हो, किन्हीं को 10 साल का सजा हो, किसी को 15, किसी को 25 साल की सजा हो जाए। तो 3 साल से 25 साल की सजा इनको अब हो सकती है, यह कहा जा रहा है। और जासूसी के आरोप से इन्हें बरी नहीं किया गया है। यहां पर एक बात समझिए कि क्यों कतर के कोर्ट ने, जब जासूसी का आरोप वहां पर लगाया गया था और इन पर यह कहा गया था कि इन्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी, अपील खारिज कर दिया गया था, जो भारत के वहां के काउंसलर जो हैं उन्होंने दायर किया था, तब इतनी गहमा गहमी क्यों हो गई थी? इसका कारण था कतर का कानून। देखिए, कतर का जो कानून है यह अपने आप में बेहद सख्त माना जाता है, और यह माना जाता है कि कतर के कानून ने एक बार जो सजा दे दी, उसमें यह बेहद कम गुंजाइश उसके बाद बचता है कि सजा खत्म किया जाए या उसमें कमी की जाए। लेकिन यहां पर इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि फांसी की सजा नहीं हुई और सजा को कम करते हुए कारावास में तब्दील कर दिया गया। इसीलिए कहा गया है कि भारत के साथ यह जो है कतर का संबंध अब एक नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस घटना के बाद, इससे पहले भी इजराइल, आप जानते हैं इजराइल हमास का युद्ध छिड़ा हुआ है, तो कतर जो है वह कहीं ना कहीं हमास का पक्ष ले रहा है, इजराइल के विरोध में, और भारत जो है वह इन चीजों को तटस्थ बना हुआ है। लेकिन भारत के जो इजराइल के साथ संबंध हैं वह जग जाहिर है, यानी कि बेहतर संबंध है, ठीक है। तो कतर और भारत का संबंध पिछले दिनों बहुत बेहतर नहीं हुआ था। तो यह जो फैसला आया था, इस फैसले को इस बात से भी जोड़ करके देखा जा रहा था जब फांसी की सजा दी गई थी, कि कहीं ना कहीं भारत को बैकफुट पर धकेलना चाह रहा है कतर, ठीक है। तो यह एक काम उस वक्त किया गया था, लेकिन लगातार, जैसा कि आप जानते हैं कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लगातार कहते रहे कि हम इन 8 पूर्व नौसैनिकों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और इनके परिवार से भी हम लगातार संपर्क किए हुए हैं। देखिए, ये नाम हैं जो गिरफ्तार किए गए थे, उनके नाम है कप्तान रिटायर्ड नवतेज सिंह। देखिए, सभी में रिटायर्ड लगा हुआ है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये पूर्व नौसैनिक है, अभी अभी ये भारतीय नौसेना में शामिल नहीं थे, इस बात का ध्यान रखना। ये 8 हैं जिनका नाम अभी अब इनके साथ सजा जो है कारावास में तब्दील किया गया है। अब जरा देखते हैं कि मामला क्या था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन पर जासूसी का आरोप था, और जासूसी करने का आरोप था कि यह जो है इजराइल के सह पर काम कर रहे हैं, यानी कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। यहां से कतर में कार्यरत हैं, कतर से सूचना इकट्ठा करके और इजराइल तक ये ट्रांसफर करते हैं। क्या मामला है देखिए,
अल दहरा एक कंपनी का नाम है। यह जो अल दहरा कंपनी है एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। इसके सभी कर्मचारियों भारतीय नागरिकों को अगस्त 2022 में हिरासत में लिया गया था। अगस्त 2022 की घटना है, ठीक है। अल दहरा कतर के सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों को ट्रेनिंग वगैरह देने का काम करती है। तो ये समझ लीजिए ये सभी जो थे अल दहरा कंपनी में ही कार्यरत थे। चूंकि ये पूर्व नौसैनिक रहे हुए थे भारत में, इसीलिए इनको इन सब चीजों का सेना वगैरह का जानकारी था, इसीलिए इस कंपनी में इनको रोजगार मिल गया, नौकरी मिल गया। अब जब इस कंपनी में रोजगार मिला, नौकरी पर ये थे, तो यही कंपनी जो है कतर के सशस्त्र बलों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। मामला समझिए, तार समझिए कि कैसे जुड़ रहा है। तो यहां पर कतर का यह आरोप था कि यह जो हमारे सशस्त्र बलों को यह कंपनी ट्रेनिंग देती है, तो ये लोग भी उसमें शामिल थे और यहां से यह सूचना लेकर के यह इजराइल तक पहुंचा रहे थे। और इजराइल हमास का भी युद्ध छिड़ा हुआ है। कतर और जो है इजराइल, उसका 36 का आंकड़ा चलता है और भारत इजराइल का संबंध थोड़ा सा मधुर माना जा रहा है। तो ये सभी पूरा बड़े प्रत्यक्ष में इसको समझने की कोशिश कीजिए। करंट अफेयर्स की जो घटना है उतना तक तो ठीक है, लेकिन आईआर के लिए आपको बहुत सारी बातों पर नजर रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है किसी भी मुद्दे को आप गहराई से समझ सकते हैं। और जासूसी का जैसे मैंने कहा इजराइल के लिए है, लेकिन एक बात समझिए, यहां पर अगस्त 2022 में इनको गिरफ्तार किया गया। एक लहजे में कह दिया गया, एक शब्द में कोर्ट में, कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, यह इन पर आरोप था। लेकिन आरोप क्या था इसको पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा जानकारी जो है हमारे पास भी नहीं है। क्या जब इनको गिरफ्तार किया गया था याचिका नहीं डाली गई थी कि इनको बरी किया जाए? देखिए कई बार इनकी याचिका डाली गई थी, लेकिन हर बार कतर के कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कतर का कोर्ट का, वहां के कानून की जो प्रक्रिया है वह बहुत सख्त है। अगर सजा हो जाए उसके बाद बेहद कम गुंजाइश इस बात की रहती है कि सजा माफ की जाए या फिर कम हो पाए, लेकिन इस केस में यह बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। कब क्या क्या हुआ जरा ये देखते हैं कि कंडीशन कैसे ये पूरे घटनाक्रम आगे बढ़ता है, जरा इसको आप समझ लीजिए। अगस्त 2022 की बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि 8 भारतीय नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया था। 26 अक्टूबर 2023 को मौत की सजा फिर इनको कोर्ट के द्वारा सुना दी गई थी। उसके बाद मामला बढ़ता है, अपीलीय अदालत में पहुंचते हैं और अपील करते हैं ये 20 नवंबर 2023 को। ये नवंबर में जब अपील करते हैं तो पहली सुनवाई होती है। पहली सुनवाई में मामला जो है बनता नहीं है, फिर 23 नवंबर को 3 दिन बाद ही दूसरी सुनवाई होती है। यहां पर एक बात समझिए, जब दूसरी सुनवाई होती है तो एक बात कहा गया कि आरोप को आप सार्वजनिक कीजिए, तो यह भी नहीं होता है। जो याचिका बरी करने के लिए डाली गई थी उसे खारिज कर दिया गया। तीसरी एक बात है, चूंकि यहां पर ये कतर के जेल में बंद हैं, भारतीय नागरिक हैं, इसीलिए इन्हें काउंसलर एक्सेस दिया जाने की बात कहा गया, जो भारत के राजनयिक कतर में है उनके द्वारा। लेकिन कोर्ट यहां पर इन्हें काउंसलर एक्सेस नहीं देता है। अगर कोर्ट इन्हें काउंसलर एक्सेस नहीं देगा तो भारत के जो राजदूत हैं वहां पर, वह इनसे सीधे तौर पर नहीं मिल पाएंगे, संपर्क नहीं कर पाते, इनके परिवार के लोग नहीं मिल पाते, और इनको किसी तरह की जो विधि की व्यवस्था देनी थी, इनको जो मदद कानूनी तौर पर देना था, उसमें मुश्किलें आ सकती थी। तो ये सब सारे चीजें वहां परेशानी का सामना इन्हें करना पड़े। मामला आगे बढ़ रहा था। एक तरफ जो है बैकग्राउंड से विदेश मंत्रालय भारत सरकार की लगातार काम कर रही थी, और जो एक कहते हैं ना कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भी प्रयास किया गया। तो 1 दिसंबर का वह दिन ध्यान रखिए आप, 1 दिसंबर को पीएम मोदी और कतर के अमीर की दुबई में मुलाकात होती है, और यही मुलाकात जो है रंग ला गई। यह मुलाकात जो है यहां पर बन जाता है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर इस मुद्दे को उठाते हैं, ऐसा माना गया होगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिले। 1 दिसंबर को जैसे ही यह मामला होता है, 3 दिसंबर को भारतीय राजदूत को काउंसलर एक्सेस प्राप्त हो गया, जो कोर्ट ने दूसरी सुनवाई और पहली सुनवाई में नहीं दिया था। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था यहां की 20 नवंबर और 23 नवंबर को इसमें कोर्ट ने इस बात को खारिज किया था। लेकिन जैसे ही 1 दिसंबर को मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और यहां पर कतर के अमीर के बीच में, तो उसके बाद तुरंत जो है 2 दिन बाद ही भारतीय राजदूत को काउंसलर एक्सेस मिल गया। जैसे ही यह मामला आगे बढ़ता है तो 28 दिसंबर जो है कतर की अदालत ने मौत की सजा को कम कर दिया। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात है, इसलिए मैं शुरुआत में ही कहा कि भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है, ये बहुत बड़े, जो पिछले कुछ समय में अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जानकारी रखते हैं, आईआर पर आप नजर रखते हैं, तो आप यह समझ पाएंगे कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की सबसे बड़ी यह एक अपने आप में राजनयिक जीत मानी जाएगी।
अब क्या होगा? देखिए यहां पर एक मसला तो है कि कोर्ट ने यहां पर सजा कम कर दिया है, अब इन्हें कम से कम फांसी नहीं दिया जाएगा, यह राहत भरी बात है। दूसरी एक और बात है, मैंने आपको बताया है क्या दूसरा निर्णय है, इन्हें काउंसलर एक्सेस मिल गया है, यानी कि भारत के जो राजदूत हैं अब इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनके परिवार के लोग भी इनसे संपर्क कर सकते हैं, इन्हें कानूनी सुविधा भारत सरकार के द्वारा दिया जा सकता है, ये सब अब कोशिश की जाएगी। लेकिन यहां से मसला क्या आगे बढ़ता है, क्या वो जेल में ही रहेंगे, क्या 25 साल की जिनको सजा हुई है 25 साल की सजा कम कराई जाएगी, इन सब चीजों पर अब बात होगा। अब बात यह होगा कि क्या जो ये लोग कतर में के जेल में हैं, क्या इन्हें ट्रांसफर करके प्रत्यार्पण करके भारत के जेल में लाया जाए, जितनी सजा ये काट चुके हैं और जितना बचा है, क्योंकि भारत का एक समझौता है कतर के साथ इस मुद्दे पर, ठीक है, दोनों ही देश समझौता किए हैं कि अपने कैदियों की हम अदला बदली करेंगे, वो अभी मैं बता देता हूं आपको। देखिए यहां पर वर्ष 2014 में भारत और कतर के बीच एक समझौता हुआ है, दोनों देशों के बीच सजा काट रहे कैदियों की अदला बदली के लिए सहमति बनी थी। इसी समझौता से कतर में कैद भारतीय कैदियों को अपनी सजा का शेष हिस्सा भारत के जेल में काटना होगा, और ठीक वैसे ही भारत के जेल में जो कतर के मान लीजिए कोई कैदी हैं, तो इस समझौता के तहत भारत उन कैदियों को ट्रांसफर कर देगा, किसको, कतर को। तो मान लेते हैं कि किसी भी दोनों ही कंडीशन में, कतर के कैदी हैं तब भी, भारत के कैदी हैं तब भी, दोनों का आप समझ रहे हैं एक्सचेंज होने का समझौता है। मान लेते हैं कि कोई कैदी है, चाहे वो कतर का हो या भारत का हो, उसको किसी भी अपराध में 20 साल की सजा सुना दी गई है, ठीक है, 20 साल में 5 साल जो है वह अपना सजा काट चुका है। यह कहीं भी हो सकता है, किसी का भी कैदी हो सकता है, या तो ये भारत का कैदी है तो कतर में 5 साल सजा काट चुका है, या ये कतर का कैदी है तो भारत में 5 साल सजा काट चुका है, जहां का भी नागरिक हो। तो अगर एक्सचेंज समझौता के तहत अगर भारत का नागरिक है और कतर का कैदी है, कतर के जेल में रहा है, 5 साल सजा काट चुका है, तो जब ये ट्रांसफर हो जाएगा, एक्सचेंज इसका हो जाएगा, तो ये यहां पर अपना अब बचा हुआ कितना 15 साल सजा ही और काटेगा, फिर यहां पर ये 20 साल नहीं काटेगा, क्योंकि 5 साल वहां गुजार चुका है। ठीक ऐसे ही वाइस वर्सा अब जो है कतर के कैदी के संबंध में समझ सकते हैं। तो ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। तो भारत सरकार अब इस चीज को लेकर के कोशिश करने वाली है कि कैसे हम अपने कैदी को देश में लाएं, और उनके कुछ कैदी हैं, यदि वो मांग करते हैं, उनके कुछ कैदी हैं, तो उन्हें भी वापस उनके देश भेज दिया जाए। इसी समझौते का हवाला देते हुए यह कोशिश किया जाएगा। लेकिन इसके आगे भी कुछ विकल्प हो सकता है। वह विकल्प, जैसा मैंने कहा था कि क्या क्या किया जा सकता है, कतर की कोर्ट ऑफ कैसेशन जो है वह अपील के लिए वहां पर उच्चतम कोर्ट है। जैसे मान लीजिए भारत की जो न्याय प्रणाली है उसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्चतम है ना अपील के लिए, ऐसे ही यहां पर कतर की अगर देखेंगे तो कोर्ट ऑफ कैसेशन इसको कहा जाता है, जो वहां की अपील के लिए उच्चतम कोर्ट है। तो यहां पर अब गुंजाइश बनता है, क्योंकि काउंसलर एक्सेस मिल गया भारत को, तो भारत सरकार चाहेगी, भारत के राजदूत वहां चाहेंगे कि यहां पर अपील किया जाए। दूसरी चीज, यहां पर अपील तो किया ही जाए, लेकिन जो राजनयिक बातचीत था, जैसे कि आपका विदेश मंत्रालय इसको लेकर के काम को आगे बढ़ी, 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री वहां के जो कतर के अमीर से मिले, तो ये चीजें जो है राजनयिक स्तर पर बातचीत और बेहतर करना होगा, ताकि इनको वापस देश में बुलाया जा सके। मामले में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है, मान लीजिए जो समझौता हुआ उस समझौते पर गौर नहीं किया जाता है, बाकी जो भारत सरकार की मांग रहेगी, अपीलीय कोर्ट में मामला जाता है, वहां सही से विधि का पालन नहीं किया जाता है, तब भारत के पास क्या क्या विकल्प है। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, यदि अपील नहीं सुनी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत के समक्ष मामला उठाया जा सकता है। यहां पर अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत का विकल्प बचा हुआ है। क्या मामला संयुक्त राष्ट्र में भी जा सकता है? तो निश्चित तौर पर एक विकल्प भारत के पास बचा हुआ है। यह सब तब होगा जब यहां पर कोर्ट ऑफ कैसेशन में इनको राहत नहीं मिलता है, तब उस कंडीशन में या तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत या फिर मामले को एक्सट्रीम लेवल पर भारत सरकार ले जाना चाहती है, या कतर सरकार भी, तो फिर संयुक्त राष्ट्र के पास पहुंच सकता है मामला। हालांकि इस बात की गुंजाइश बेहद कम है कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत या संयुक्त राष्ट्र में पहुंचे। देखिए यह मामला जो है, जैसे ही 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात कतर के अमीर से होती है, यह बात उसी दिन तय हो गया। 3 दिसंबर को यह मामला हो गया कि उन्हें काउंसलर एक्सेस मिल गया, और फिर मामला आगे बढ़ते हुए उनकी अपील भी मानी गई। तो यहां से जो मधुर रिश्ता हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ है, उसको देखते हुए लगता है कि 2014 में दोनों देशों के बीच जो कैदियों की अदला बदली की समझौता हुई थी, सरकार यह काम कराने में कामयाब रह जाएगी। हाँ, एक बात निश्चित तौर पर यहां प्रश्न बना रह जाएगा कि यह चीज कब होगा।
इसमें कितना वक्त लगेगा यह देखने की बात होगी, क्योंकि भारत सरकार के तरफ से राजनयिक बातचीत कैसा होता है, भारत के राजदूत कितना एक्टिव होकर के वहां काम करते हैं, ठीक ऐसा ही कतर के राजदूत या कतर के राजदूत जो भारत में है उनके द्वारा यहां पर किस तरह का काम किया जाता है, शीर्ष नेतृत्व कैसा काम करती है। इसके अलावा एक चीज और इस पर पूरे घटनाक्रम पर इफेक्ट करेगा, वह है कि विश्व की वर्तमान राजनीति जो घटित हो रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा इस घटना पे। इससे कोई आप ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा पड़ता है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं मान के चलिएगा, ठीक है। तो यह तो भविष्य के गर्त में है कि क्या होगा, कब वो लोग लौट के आते हैं, लेकिन जब भी लौट के आएंगे भारत के लिए, संपूर्ण भारत के नागरिक के लिए एक खुशखबरी का दिन है आज, और निश्चित तौर पर राहत भरा सांस भारत के लिए है। अब जरा भारत और कतर संबंध को देखते हैं कि इन सब चीजों की एक पड़ताल करते हुए कि भारत और कतर का संबंध कैसा रहा है, इस संबंध पर क्या असर पड़ेगा इस वर्तमान के घटनाक्रम का। देखिए, भारत और कतर के बीच जो है राजनयिक संबंध स्थापित 1973 में हुआ था, ये नोट कर लीजिएगा, ये सब चीजें कई बार पूछा जा सकता है। तो 1973 में राजनयिक संबंध स्थापित हुआ। कतर में लगभग 7 लाख भारतीय कामगार हैं। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो काम की तलाश में जाते हैं, बहुत सारे कुशल श्रमिक भी हैं, इंजीनियर डॉक्टर भी जाते हैं, और बहुत सारे जो है सेमी स्किल्ड लोग जाते हैं, यानी कि थोड़े बहुत काम जानते रहते हैं तो उन्हें भी वहां रोजगार मिल जाता है। मिडिल ईस्ट में क्या है कि कंस्ट्रक्शन का बहुत काम चल रहा है, तो इस वजह से वहां पर उन्हें काम मिल जाता है, और बहुत सारे तो अकुशल लोग भी वहां पर रोजगार की तलाश में जाते हैं। और ये अच्छा खासा तादाद है, 7 लाख भारतीय एक देश में होना, एक छोटे से देश कतर में, यह अपने आप में बड़ी बात है। कतर से आयात भारत क्या क्या करता है उसे समझिए। LNG यहां पर, उसके बाद LPG, रसायन, पेट्रोकेमिकल, उर्वरक, प्लास्टिक और एल्युमिनियम, ये सब चीजों हैं भारत कतर से आयात करता है। अच्छा, आयात करता होगा तो भारत कुछ निर्यात भी करता होगा, उस पर भी हम नजर दौड़ाएंगे। देखिए, कतर जो है भारत का सबसे बड़ा LNG निर्यातक भी है, इसीलिए कतर हमारे लिए बेहद जरूरी राष्ट्र एक बन जाता है, उससे हमारा संबंध अच्छा रहना चाहिए। और हम निर्यात क्या क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं यह देख लिया, हम क्या उनको देते हैं व्यापार में, क्या उन तक पहुंचाते हैं। निर्यात में देखिए, हम अनाज देते हैं, तांबे की वस्तुएं देते हैं, लौह देते हैं, इस्पात की वस्तुएं देते हैं, हम सब्जियां और फल भी कतर को निर्यात करते हैं। वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच लगभग 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ था, और यह आंकड़ा अच्छा खासा है, लेकिन इसको और अधिक बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न मुद्दों पर यदि समझौता होता है दोनों देश के बीच, तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि जो 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच देख रहे हैं, आने वाले कुछ वर्षों में इसमें काफी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और यहां पर एक चीज समझिए, जायर अल वह, इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, यूपीएससी का कुछ कहना आजकल ठीक है नहीं, क्या पता स्टेटमेंट में एक ये डाल दे। जायर अल वह जो है भारत और कतर की नौसेनाओं की जो संयुक्त अभ्यास होता है उसका ये नाम है, ठीक है। आप देखते होंगे ना कि बहुत सारे देश जो हैं आपस में नौसेना का अभ्यास करते हैं, आर्मी का एक्सरसाइज करते हैं, एयरफोर्स का होता है, ऐसे दोनों देशों के बीच होता रहता है, 2 देशों का या 2 देशों से अधिक जो देश हैं वह भी आपस में मिलकर के अभ्यास करते हैं, सैन्य अभ्यास। तो यह जो है जायर अलबा, वह भारत, इसमें कौन 2 पार्टनर है, भारत और कतर, इन दोनों के बीच किसका, नौसेना का, केवल आर्मी एयरफोर्स का नहीं ध्यान रखना है। अगर यूपीएससी जरा भी यहां पर आपसे बदमाशी करे तो आप एकदम सावधान रहिए, नौसेनाओं का यह संयुक्त अभ्यास होगा, ठीक है। तो यहां पर मामला खत्म होता है। अब यहां से जैसा मैंने कहा, यह उम्मीद लगाया जाना चाहिए कि जल्द ही इन लोगों की, ये जो 8 पूर्व नौसैनिक हैं, इनकी भारत वापसी हो जाएगी। इनको जिस तरह से वहां पर कौंसलर एक्सेस दिया गया है, जिस तरह से राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है, शीर्ष नेतृत्व पर अच्छा माहौल देखने को मिला है, वहां की कतर की जो अदालत है भारत के अपील पर अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, तो यह उम्मीद लगाया जा रहा है कि यह जो 3 से 25 साल का कैद का जो सजा दिया गया है, तो जिनको अधिक सजा मिला है उनकी सजा कम कराने की भारत सरकार की अब कोशिश होगी। दूसरी कोशिश क्या होगी कि यह जो मामला है, इन पर जासूसी का मामला है, तो ये आरोप क्या है, इस आरोप को सार्वजनिक नहीं किया गया है, तो भारत सरकार चाहेगी कि जो मामला है उसे सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि देखिए, इजराइल का नाम इससे जोड़ा गया है, तो आने वाले समय में भी रिश्तों पर असर पड़ सकता है। क्योंकि अभी अभी देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन को थोड़ा सा जोड़ के पढ़िए। कनाडा, निज्जर मामले में कनाडा ने भारत को घेरा, वहां के जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भारत के खिलाफ आरोप लगा दिए। उसके बाद यूएसए ने
वो जो पन्नू वाला मामला था खालिस्तानी समर्थक, उसका मामला भी भारत पर लगाया कि उसकी हत्या की कोशिश भारत के जो एजेंट के द्वारा किया गया। अब अगर कतर के द्वारा ये चीज यहां पर हुआ है, तो भारत के साथ अगर कई देशों का इस तरह से मामला फंसता नजर आएगा, तब जाकर के भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि भारत ने जिस तरह से अमेरिका के साथ एक्टिव होकर के कहा कि ठीक है, यदि वहां हुआ है तो हम जांच के लिए तैयार हैं। कनाडा के साथ भी कहा कि आपने हमें सबूत दीजिए। आपको ध्यान होगा कि सबूत मांगा और सबूत के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक ऐसा ही भारत चाहेगी कि कतर को कि आप जो जासूसी का आरोप लगाए हैं, इजराइल का नाम शामिल है, इजराइल के साथ हमारा मधुर संबंध है, आपका अच्छा संबंध नहीं है, अलग बात है, तो इस मामले को आप सार्वजनिक कीजिए, हमें बताइए कि मामला क्या है। दूसरी कोशिश इसकी सजा कम कराने की, और तीसरी कोशिश इनकी वतन वापसी की जाएगी। वो जो 2014 वाला जो समझौता है उसके तहत कि एक्सचेंज कर लिया जाए कैदियों को, और बाकी सजा ये वहां के जेल में ना बिता करके भारत के जेल में बाकी सजा करे। चलिए इस टॉपिक पर अब एक प्रश्न है, और प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स के स्तर का है, ठीक है। क्योंकि जवाब मैं नहीं दिया करता हूं इसीलिए कि मुझे पूरा उम्मीद रहता है कि आप लोग बढ़िया जवाब दे लेते हैं, और मैं देखते भी रहता हूं आप लोग सही जवाब देते हैं। और इस प्रश्न का आज सभी लोग जो भी वीडियो देखेंगे जवाब जरूर दीजिएगा, इस खुशी में कि चलिए अपने जो हम वतन के लोग थे, खास करके वो पूर्व नौसैनिक रहे हैं, यहाँ के अधिकारी रहे हैं, वह वापस आ सकते हैं भारत। उनकी सजा, फांसी की सजा जो थी वह खत्म हो चुकी है। इस खुशी में इस प्रश्न का सही जवाब आप सबों को देना है, ठीक है। भारत और कतर के बीच राजनयिक संबंध कब स्थापित हुआ? बिल्कुल फैक्ट है, हमने इस पर चर्चा किया है, 4 विकल्प दिया गया है। जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। देखिए इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? भारत सरकार क्या पहल कर रही है? क्या सरकार ने वाकई बेहतर काम किया है? क्या डिप्लोमेटिक विन बहुत बड़े स्तर पर भारत का हुआ है? कतर क्यों झुका? यहां पर एक प्रश्न यह भी बनेगा कि कतर बैकफुट पर कैसे अचानक से चला गया? कतर कैसे झुकने को तैयार हो गया इस मसले पर? आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं, हमें जरूर बताइए। ये लोग कब तक देश आ सकते हैं, यह भी हमें बताइए। इसका भारत के जो छवि है उस पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सभी बातें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। यदि अभी तक संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आप संस्कृति आईएएस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर बहुत सारे क्लासेस जो हैं, लेक्चर हैं, आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगा, तो उसका भी लाभ आप जरूर उठाएं। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।